हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर को काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये लेक्चर आने में थोड़ी टाइम लग गई, उसके लिए सॉरी। बट जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, खाद्य उत्पादन में वृद्धि के कार्य नीति, उसका आज ये चौथा पार्ट है। और अगर आपने पीछे के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जाके उसे देख लें, क्योंकि फिर आगे समझ में आने वाले हैं नहीं, है ना। वैसे अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे, इस पार्ट को भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, हर टॉपिक अपना एक यूनिक वेटेज रखता है, ठीक है। तो इसको भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप पीछे का 1 2 3 पार्ट ज़रूर देखें, ठीक है। तो अगर लेक्चर समझ में आए तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब तो चैनल को आप करते ही हैं। चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो आज हम लोगों को पढ़ना है प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन, ठीक है। पादप प्रजनन, प्रजनन के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। और पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा, है ना। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम कहते हैं पादप, और इनका हमको प्रजनन करवाना है। तो पादप प्रजनन करवाना क्यों आवश्यक है और ये होता क्यों है? देखो, वैसे तो पादप प्रजनन का परिभाषा कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पौधों के बीच प्रजनन करवाना ही पादप प्रजनन कहलाता है, सिंपल सी बात है। लेकिन पादप प्रजनन करवाना क्यों है? पेड़ पौधे अपने से भी तो बढ़ जाते हैं, बीज डाल देते हैं ज़मीन में तो पेड़ पौधे ग्रो हो जाते हैं। देन पादप प्रजनन करवाना क्यों आवश्यक है? देखो, जब कोई ऐसे फसल उगा लिए जाते हैं जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, यानी वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, या फिर कोई ऐसा पेड़ है या फिर कोई ऐसा फसल है जो ज़्यादा पानी नहीं बर्दाश्त कर पाता, ज़्यादा पानी लगने से वो मर जाता है, सूख जाता है, या फिर ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ज़्यादा लवणता बर्दाश्त नहीं कर पाता है ना। वो हवा, थोड़ा सा भी हवा चलेगा तो वो फसल गिर जाता है। तो अगर ऐसा फसल है तो उसी को ठीक करने के लिए पादप प्रजनन करवाया जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा फसल पादप प्रजनन के द्वारा उगा लिए जाते हैं जो अधिक पानी को भी सह सके, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उनमें अधिक होती है, वो जल्दी गिरते नहीं हैं इधर उधर हवा से, है ना। तो इन्हीं सारे चीज़ों के लिए पादप प्रजनन करवाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो पादप प्रजनन है ना, वो कोई नई बात नहीं है। ये विश्व में 9,000 से 11,000 साल पहले भी होता था। और आज जितने भी हम लोग फसल उगाते हैं वो पादप प्रजनन का ही क्या है, नतीजा है कि आज हम लोगों ने इतने सारे फसल अपने खेतों में उगा रखे हैं। बात आई समझ में? तो ये कोई नई बात नहीं है। आज हम लोगों ने जो भी फसल उगाए हैं, धान से लेके गेहूं से लेके मक्का है, शुगर केन है ना, दाल है कुछ, तो वो सभी पादप प्रजनन का ही नतीजा है कि आज हम लोगों ने इतने सारे फसल उगाए हैं और इतने अच्छे से उग जाते हैं। लेकिन फिर भी ये एक टेक्नोलॉजी है तो आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या हैं, क्यों हम लोग पादप प्रजनन करवाते हैं। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पौधों में उच्च उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, है ना, पौधों में उच्च उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग पादप प्रजनन करवाते हैं। अब ये उच्च उत्पादन क्षमता का मतलब क्या हुआ? उच्च उत्पादन क्षमता का मतलब हुआ कि अधिक से अधिक उपज दे। जो फसल हम लोग उगा रहे हैं वो कम फसल उगाए लेकिन अधिक उत्पादन दे, और जो उत्पादन हो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जो फसल उगाए जा रहे हैं, जैसे मान लो कि धान का फसल उगाया गया, तो कम खेत में भी धान का फसल उगाया गया लेकिन अच्छी उत्पादन क्षमता दे, ज़्यादा धान उपजे, ज़्यादा चावल निकले उसमें से, लेकिन जो चावल निकले वो अच्छी क्वालिटी की भी होनी चाहिए। तो इसी वजह से पादप प्रजनन करवाए जाते हैं। दूसरी जो उद्देश्य है वो है रोग प्रतिरोधकता लाना, है ना। पेड़ पौधों में, फसलों में रोग प्रतिरोधकता लाने के लिए भी पादप प्रजनन करवाए जाते हैं, ठीक है, जिससे वो रोग ग्रसित नहीं होते हैं जल्दी। उसके बाद अधिक ताप, सूखा, लवणता के प्रति सहनशीलता उत्पन्न करने के लिए, मैंने आपको पहले बताया, अधिक ताप वो सह सके, सूखा सह सके, लवणता भी सह सके, ठीक है।
फिर पीड़क प्रतिरोधकता लाना। पीड़क प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है? जैसे फसल उगा, तो जैसे ही फसल बड़े होते हैं उसको चूहे बर्बाद कर देते हैं, या फिर गाय भैंस सांड ये सभी खेत में चले जाते हैं और उसे खा जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए भी रोग प्रतिरोधकता पीड़क प्रतिरोधकता लाया जाता है। और एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि विशेष जलवायु के लिए विशेष प्रकार के पौधे, है ना? कभी कभी ऐसा मौसम हो जाता है जिसमें कोई पौधा नहीं उग पाता है, तो ऐसे मौसम के लिए भी विशेष प्रकार के फसल बनाए जाते हैं पादप प्रजनन के द्वारा, ठीक है? जिससे वो विशेष जलवायु में उग सकते हैं। भले ही उसके विपरीत क्यों ना हो सारा मौसम, लेकिन फिर भी वो उस मौसम से लड़ झगड़ कर वो उग ही जाएगा और अच्छा उत्पादन दे ही देगा, है ना? तो यही सारे कारण हैं जिसके वजह से पादप प्रजनन करवाए जाते हैं, और पादप प्रजनन करवाना आवश्यक भी है, क्योंकि इससे खाद्य उत्पादन बढ़ती है, ठीक है? बताइए समझ में? तो अभी तक मैंने आपको पादप प्रजनन का इंट्रोडक्शन बताया और पादप प्रजनन के ऑब्जेक्टिव्स बताए, मतलब उद्देश्य बताए, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं कि पादप प्रजनन होता कैसे है। पादप प्रजनन के मुख्य चरण, पादप प्रजनन कैसे होते हैं। तो पादप प्रजनन कैसे होते हैं, वहाँ बढ़ने से पहले मैं आप मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और एक सिचुएशन देता हूँ, उसको समझ लें। उसके बाद से आपको जो चरण है वो समझने में काफ़ी इजी हो जाएगी, है ना? बहुत इजी हो जाएगी। चलो मान लो कि एक धान का फसल है, ठीक है? अब ये जो धान का फसल है, ये अधिक उत्पादन क्षमता वाला धान है, मतलब ये अधिक उत्पादन देता है, लेकिन इसमें रोग जल्दी लग जाते हैं। अधिक उत्पादन है लेकिन रोग इसमें अधिक लग जाते हैं। दूसरी तरफ एक और धान का पौधा है, ठीक है? दूसरी तरफ एक और धान का पौधा है, लेकिन ये कम उत्पादन क्षमता रखता है, लेकिन ये रोग प्रतिरोधक है, ठीक है? सीक्वेंस समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये फर्स्ट धान का पौधा है, ये सेकंड धान का पौधा है। फर्स्ट धान के पौधे में अधिक उत्पादन क्षमता है, लेकिन जो अ, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है ना? इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, लेकिन ये जो धान का पौधा है इसमें कम उत्पादन क्षमता है लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता है। भले ही ये कम उपज देता हो लेकिन ये रोग से लड़ता है, ठीक है? अब हम ऐसा पौधा चाहते हैं कि ये दोनों ही गुण उसमें आ जाए। मतलब क्या? अधिक उत्पादन क्षमता भी आ जाए और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आ जाए। समझ रहे बात को? कि एक ऐसा धान का पौधा था जिसमें अधिक उपज क्षमता थी लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। एक ऐसा धान का पौधा था जिसमें कम उपज क्षमता थी लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता थी। तो मेरे को एक ऐसा पौधा चाहिए, एक ऐसा धान का पौधा चाहिए जिसमें अधिक उत्पादन क्षमता भी हो, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हो, ठीक है? रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हो। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, है ना? ये पहला धान का पौधा था, दूसरा धान का पौधा था। इसलिए मैं क्या करूँगा कि इन दोनों के बीच क्रॉस करा दिया जाएगा, संकरण करा दिया जाएगा इन दोनों के बीच, ठीक है? तो अब ये संकरण कैसे होगा उसी के बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। पहले ये बात आपको समझ में आ गई कि क्यों पादप प्रजनन करवाया जाता है और क्यों आवश्यक है, ठीक है? तो हमें यही देखना है। तो यही एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे और आगे चलते हैं। तो जो पहला स्टेप होगा पादप प्रजनन का, वो है जनन द्रव्य संग्रहण, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्मा, ठीक है? होगा क्या कि जिस भी पौधे का आपको पादप प्रजनन करवाना है, जिस भी पौधे का प्रजनन करवाना है, यानी वांछित फसल, जैसे अभी हम लोगों को धान के फसल का प्रजनन करवाना है, तो क्या होगा कि जिस पौधे का आपको प्रजनन करवाना है
उसके सभी संबंधियों का, उसके जंगली किस्मों, प्रजातियों या फिर उनके संबंधियों का संग्रहण किया जाएगा। मतलब ढूंढा जाएगा, उसके जंगली किस्म ढूंढे जाएंगे और भी उनके प्रजाति ढूंढे जाएंगे और भी उनसे रिलेटेड जो भी पौधे होंगे उसको ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये किया जाएगा। तो ये जर्म प्लाज्म संग्रहण क्या है, जनन द्रव्य संग्रहण क्या है? तो किसी भी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के विभिन्न एलील के संग्रहण को हम लोग जनन द्रव्य संग्रहण कहते हैं। परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो क्या है परिभाषा कि किसी भी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के विभिन्न एलील को, ठीक है, आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, जैसे एक जीन है और एक जीन को कई सारे एलील से डिनोट किया जाता है ना। जीन एक होते हैं लेकिन एलील कई सारे होते हैं उसको सूचित करने के लिए। तो उन्हीं सारे एलील को संग्रहण करने को हम लोग क्या कहते हैं, जनन द्रव्य संग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पहला चरण समझ में अच्छे से आ गया होगा कि जनन द्रव्य संग्रहण क्या है। कि जो भी आपको पौधे का प्रजनन करवाना है उसका क्या करना है, उसका जंगली किस्म ढूंढिए, उसका प्रजाति ढूंढिए, उसके सगे संबंधियों को ढूंढिए और उसको लाइए। इसी को हम लोग कहते हैं जनन द्रव्य संग्रहण। ठीक है, जैसे हम लोग को इस केस में हमको धान के फसल को ढूंढना है तो उसके जंगली किस्मों को ढूंढेंगे, उसकी प्रजातियों को ढूंढेंगे और भी उसके जो भी रिलेटेड होगा पौधा उसको हम लोग पहले ढूंढ लेंगे। ढूंढ लिया आप, उसके बाद सेकंड चरण में आ जाइए। सेकंड चरण में आने के बाद जब जनन द्रव्य संग्रहण हो जाता है, मतलब आप फसलों को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, उनका वांछित गुणों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। वांछित गुण मतलब क्या, आपको कौन सा गुण चाहिए था? ऐसा धान चाहिए था ना जिसका उत्पादन क्षमता अधिक हो और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हो उसमें। ठीक है, रोग प्रतिरोधक भी हो, यही ना चाहिए था हमको, दोनों गुण कि उत्पादन क्षमता भी अधिक होनी चाहिए और रोग से ग्रसित भी ना हो, ऐसा पौधा चाहिए। तो जो पौधा आपने इकट्ठा किया है, जंगली प्रजाति या फिर उससे रिलेटेड जो भी फसल थे आप इकट्ठा कर लिए। अब जो आपको चाहिए था, जो गुण चाहिए, उसी गुण के आधार पर आप क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, है ना। उसको ढूंढेंगे कि क्या जो लक्षण मुझे चाहिए इसमें है या नहीं है। ठीक है, जब मिल जाता है, जब ऐसे गुण मिल जाते हैं, ऐसे फसलें मिल जाती हैं जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो और उत्पादन क्षमता भी अधिक हो, तो उसको पहले चुन लिया जाता है ना। उनको क्या कर लिया जाता है, चयनित कर लिया जाता है और चयनित पौधों को बहुगुणित कर लिया जाता है और फिर उनको संकरण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो पौधा आपने चुना, पहले तो आपने इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद उसको जैसा गुण आपको चाहिए था वैसे गुण के आधार पर उसका आपने क्या किया, मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करने के बाद अब तीसरे चरण में चले आते हैं। जो भी पौधे आपने चुने हैं उनके बीच संकरण कराया जाएगा। होता क्या है कि जो भी पौधे आपने चुने उसमें नर और मादा को निर्धारित किया जाता है कि कौन नर है और कौन मादा है। आपको पता होगा कि जिस पौधे में पुंकेसर होता है वो नर होता है और जिसमें वर्तिकाग्र होता है या फिर स्त्री केसर होता है उससे हम लोग मादा पुष्प कहते हैं, फिर मादा पौधा कहते हैं। तो नर और मादा निर्धारित कर लिया जाता है और उनके बीच संकरण कराया जाता है। अभी संकरण कैसे कराया जाता है इसका एक बहुत वाइड टॉपिक है, कभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। यहाँ पे अगर मैं चर्चा किया इसका काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे अगर आपको जानना है तो आप मेंडल का वो आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना, कि उन्होंने कैसे मटर के पौधों को उगाया था। तो उसका क्या कर लिया जाता है, संकरण करा लिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि संकरण ही एक ऐसी विधि है जिससे दो अलग अलग पौधों को लक्षण एक पौधे में लाया जा सकता है या फिर जंतु में भी ऐसा हो सकता है। तो जो लक्षण आपको चाहिए था, एक चाहिए था उत्पादन क्षमता अधिक, एक चाहिए था, क्या चाहिए था, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो इन दोनों को एक ही में ला दिया जाता है। पहले संकरण करा दिया जाता है, संकरण कराने के बाद ये जो भी पौधे उगेंगे वह वैसे ही होंगे। चौथे स्टेप में आ जाइए। तो संकरण आपने करा लिया, पहले पौधों को चुना, ठीक है, उसके बाद उसमें अपने गुण के आधार पर पौधों को चुना, फिर संकरण कराया। संकरण कराने के बाद जो भी संतति उत्पन्न होते हैं
उस संतति का चयन किया जाता है जिसमें वांछित लक्षण दिखाई देती है। मतलब जो भी संतान उत्पन्न होंगे, मान लो कि आपने संकरण कराया 50 पौधे का, तो 50 पौधे उगे होंगे। उन 50 में वे सभी लक्षण नहीं होंगे जो आप सोच रहे होंगे। उनमें कुछ ही ऐसे पौधे होंगे जो आपने लक्षण सोचा था और वो आए होंगे। तो मान लीजिए कि 3 पौधे या फिर 4 पौधे ऐसे हैं जिनमें वो लक्षण हैं, तो उसको आप क्या कर लिया जाएगा, उसको आप आइसोलेट कर लेंगे, उसको आप छांट लेंगे कि ये पौधे ऐसे हैं जिनमें मैं जो लक्षण चाहता था वो लक्षण इसमें है। तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, उसको अलग कर लेंगे। ठीक है। और अब जो भी पौधे आपने चुने हैं, कुछ पीढ़ियों तक उसको स्वपरागित किया जाता है, मतलब उसको स्वपरागन के लिए छोड़ दिया जाता है, कोई स्वपरागन खुद से करे, है ना। स्वपरागन होने के बाद उनमें क्या आ जाता है, समयुग्मता आ जाती है। मतलब वो लक्षण अब उसमें परमानेंट हो जाता है, जो लक्षण आपको चाहिए था, और अगले संतति में वो अलग नहीं होंगे। जैसे देखो, समझो इसको, मैंने आपको क्या सीक्वेंस दिया था, ये दिया था कि एक धान का पौधा है जिसमें अधिक उत्पादन क्षमता है लेकिन रोग प्रतिरोधक कम है। एक ऐसा धान का पौधा है जिसमें उत्पादन क्षमता कम है लेकिन रोग प्रतिरोधकता है। तो हमको दोनों को मिला देना था और एक ऐसा पौधा बनाना था जिसमें दोनों ही लक्षण हो, मतलब अधिक उत्पादन क्षमता भी हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक हो। तो आपने इसका जंगली किस्म चुन लिया, प्रजाति चुन लिया और उसका संकरण करा दिया। संकरण कराने के बाद 50 पौधे हो गया, लेकिन 50 में ऐसा गुण नहीं था। उसमें से सिर्फ 4 ऐसे पौधे थे, मान लेते हैं उसमें से सिर्फ 4 ऐसे पौधे थे जिसमें अधिक उत्पादन क्षमता का गुण था और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी गुण था। तो इन चारों पौधों को हम लोग क्या करा देंगे, स्वपरागन करा देंगे। स्वपरागन कराने के बाद इनमें क्या उत्पन्न हो जाती है, स्वयुग्मता, मतलब समयुग्मता। इसका मतलब यह है कि अब इसमें जो लक्षण है, जो अधिक उत्पादन क्षमता का लक्षण है और जो रोग प्रतिरोधकता का लक्षण है, वो परमानेंट हो जाएगा, है ना। वो परमानेंट हो जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए स्वपरागन कराया जाता है। और तब आ जाइए 5वें चरण की तरफ। ठीक है, 5वें चरण में क्या है कि जो नए कंशन उगेंगे, मतलब जो नए फसल उगेंगे, जो नए पौधे आपने उगाए हैं, अब उनका परीक्षण होगा। परीक्षण कैसे होगा, जो नए पुनर्योगज उत्पन्न हुए हैं, जो नए फसल उत्पन्न किए हैं आपने यहाँ पे, जो संतति उत्पन्न हुई है, अब उसका अनुसंधान वाले खेतों में, अनुसंधान वाले खेत का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे कंपनियां होती हैं जो जो साइंटिस्ट रखे होते हैं और उनके पास अपना खेत होता है, उनमें पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं होती उनके खेतों में। इनका उनमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो फसलों को फायदेमंद होते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं अनुसंधान वाले खेत। तो ऐसे खेतों में पहले उनको उगाया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा कि जो लक्षण हमने चाहा था वो क्या आते हैं इसमें। ठीक है, तो और उस समय उन पर खाद, सिंचाई, पीड़कनाशियों का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, पूरा बच्चे की तरह उनका ख्याल रखा जाता है जो फसल उगाए जाते हैं उसमें। जब पौधे उग जाते हैं तब उनका परीक्षण किया जाता है कि क्या इनमें सभी लक्षण हैं जो हमने चाहा था। अगर हैं तब इनका बाजार में व्यापारीकरण किया जाता है, तब इनको बाजार में निकाला जाता है ना, बेचने के लिए, और या फिर किसानों को दिया जाता है टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यही सारे चरण थे जिससे क्या उत्पन्न किया जाता है, जिससे नए पौधे उगाए जा सकते हैं नए लक्षण के। अब ऐसे ऐसे जो भी लक्षण आपको चाहिए होगा पौधे का, आप उसका संकरण करा सकते हैं। या तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया कि अधिक उत्पादन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना। तो इन्हीं सारे चरणों का उपयोग करके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इन्हीं सारे चरणों का उपयोग करके पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की जाती है ना। अभी तो मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ऐसा ही उत्पन्न किया जाता है, ऐसे ही सेम। और भी कई सारी चीज़ हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।